हेलो बच्चों, आज 22 जुलाई, आज का जो दिन है वो 22 जुलाई 2020। आज हम लोग क्रैश कोर्स के ये लेक्चर 3 में आ गए हैं। किस में आ गए हैं? क्रैश कोर्स में लेक्चर 3। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड तक बेटा पढ़ा था। आज जानना है, आज शाम को मुझे लाइव भी आना है, ये ध्यान रखिएगा। और जिसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कैसे कैसे क्या हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों को आपको क्या है, गूगल ड्राइव पे क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं तो आपके पास वो बुकलेट होगी, उनके क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। तो अब ये देखिए 22 जुलाई आज का दिन है, इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर 3 है, ठीक। आज हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस आज का लेक्चर में क्या है रहेगा। तो चलिए सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा देख लेते हैं। आइए पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा क्या है, कैसे है, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा। तो चलो भैया पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा देख लेते हैं, क्या है कैसे है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है भाई। चलो भाई पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा देख लेते हैं, कैसे है, क्या है, कौन सी चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कैसे हम दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इनको देखिए, तो देखिए बहुत ही आसान परिभाषा है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, वर्क और चार्ज का रेशियो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ले जाते हैं तो ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, वर्क और चार्ज का रेशियो इन दोनों पॉइंटों के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है, छोटी छोटी बात, जल्दी जल्दी बात, तेजी से बात, एकदम जबरदस्त रिवीजन करिए मेरे साथ, ये ध्यान रखिए, बहुत तेजी से रिवीजन करिए। किसी बी पॉइंट से लेकर ए तक किसी भी चार्ज को ले आ रहे हैं तो लाने में जो वर्क होता है वर्क और चार्ज का रेशियो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी VA माइनस VB इक्वल टू वर्क अपॉन कितना हो गया, चार्ज होगा। जैसे किसी चार्ज को B से लेके A तक लाएंगे तो लाने में जो वर्क होता है, वर्क और चार्ज का जो रेशियो होता है वह इन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वह जूल पर यूनिट, जूल पर कूलम, या इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। डायमेंशन फार्मूला ml2T⁻², कूलम का क्या AT, या ml2T⁻³ A⁻⁻1, ml2T⁻³ A पावर क्या होता है, -1 होता है। ये देखिए इसका ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ml2T⁻³ A⁻⁻1, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। बोलो भाई सही है? तो किसी भी चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, ठीक है, तो लाने में जो वर्क हो रहा है, वर्क और चार्ज का रेशियो, ध्यान दीजिएगा, वर्क और चार्ज का रेशियो इन दोनों पॉइंटों के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये देखिए VA माइनस VB इक्वल टू वर्क अपॉन कितना, Q0, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब यही बेटा अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा होती है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये B वाला पॉइंट इन्फिनिटी पे आता है। देखिए यही अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा अगर हम देते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ये जो B वाला पॉइंट होता है, B टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम ये कहते हैं कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, यानी B टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल होता है वह 0 होता है। तो ये देखिए V इक्वल टू W अपॉन कितना, Q0, या W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0B, या इसी को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है, जो QB के इक्वल होता है। और यहीं से देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी डिफिनीशन आती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आता है 1.6 इंटू, ठीक है, 10 पावर कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। याद रखिएगा इसका कन्वर्जन काफी ज्यादा है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में इसका कन्वर्जन का यूज सबसे ज्यादा है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के क्या होगा, बराबर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क अपॉन कितना, चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क अपॉन क्या, चार्ज। आइए चलिए देखते हैं आगे अब। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क अपॉन कितना हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब देखो भैया यहां पर दूसरी चीज, वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लेते हैं क्या है। ये देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है, तो इस चार्ज के सराउंडिंग इक्विपोटेंशियल बनता है। जैसे ये देखो इसका पोटेंशियल V1 होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसका पोटेंशियल घटता जाएगा। ये देखिए इसका पोटेंशियल जो होगा वह V3 होगा, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। यानी V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, याद रखिएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, घटता जाएगा। तो इन सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इन सरफेस को, इक्विपोटेंशियल कहते हैं। ये देखिए इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका इससे कम है, इसका सबसे कम है। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया। ऐसे ही देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तो ये देखिए ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर से लोअर पोटेंशियल होता है। जैसे जैसे आगे जाते हैं, जैसे ये देखिए इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, इसका पोटेंशियल V3 होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। ये देखिए ये V1 पोटेंशियल है, ये V2 पोटेंशियल है, V3 पोटेंशियल है, ये V4 पोटेंशियल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा इक्विपोटेंशियल होगा, यानी V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V4। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी चार्ज को हम यहां से लेके यहां तक ला रहे हैं तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, लेकिन किसी चार्ज को उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में ला रहे हैं तो याद रखिएगा वर्क डन जीरो होगा। यानी वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे तो किसी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लाने में जो वर्क डन होता है W इक्वल टू क्या होता है, QVA माइनस कितना होता है, VB होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, W इक्वल टू QVA माइनस VB होता है। किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लाने में जो वर्क करना पड़ता है वर्क डन W इक्वल टू QVA माइनस कितना होता है, VB होता है। ये देखिए ये VA माइनस कितना हो गया, VB हो गया, ये वर्क डन हो गया। एक जगह से दूसरे जगह लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है W इक्वल टू QVA माइनस VB। अगर यही VA और VB का पोटेंशियल आपस में बराबर है, ध्यान दीजिएगा, VA और VB का इक्विपोटेंशियल क्या है, बराबर है, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होता है वह क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जीरो होगा। इस फार्मूले पे ध्यान देना, इस फार्मूले पे क्वेश्चन बनता है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे एक जगह से A से B तक अगर चार्ज को ले जा रहे हैं तो BA माइनस VB माइनस VA होगा, और B से A चार्ज को ले जा रहे हैं तो याद रखिएगा B से A चार्ज को ले जा रहे हैं तो VA माइनस क्या होगा, VB होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चार्ज को ले जाते हैं तो ये वर्क डन हो गया आपका। तो वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है भाई, वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, देख लेते हैं क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो चलो भाई देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। और बेटा एक बात आप लोगों से करनी है, जैसे वीडियो आप लोग दिन भर देख रहे हैं, दिन भर मत देखिए। दिन भर देखेंगे तो इस कोर्स का कोई फायदा नहीं रहेगा। 7 बजे सभी लोग मॉर्निंग में उठ जाइए, और भाई कितने बजे भी सोते हो, 2 बजे सो रहे हो तो भी 7 बजे उठ जाइए। 5 घंटा बहुत होता है, कितना सोना चाह रहे हो, 8-10 घंटा सोच के आप क्या है नीट निकालना चाह रहे हैं, नहीं भाई 5 घंटा स्टूडेंट्स के लिए बहुत होता है। कितना आप सोना चाहते हैं, कितना अपने दिमाग को रिलैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब वो दिमाग क्या है, झूठ में आप झूठ में कह रहे हैं कि नहीं दिन भर मैं सोया नहीं हूँ, रात भर मैं सोया नहीं हूँ। तो इसीलिए क्या है 5 घंटा उठ के 7 बजे से आप 8:30 बजे तक वीडियो देख लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो क्या है, आप 2 बजे भी देख रहे हैं, 3 बजे भी देख रहे हैं, 4 बजे भी देख रहे हैं, रात तक देख रहे हैं। इसका मतलब आप डिसिप्लिन में नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। 1.5 घंटे के अंदर वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जब ये वादा करके आप छोड़ देंगे कि चलो 9 बजे तक देखेंगे, 10 बजे तक देखेंगे, 11 बजे तक देखेंगे, तब देख नहीं पाएंगे आप, ठीक है ना। तो आप देख नहीं पाएंगे बेटा, इसका कोई महत्व नहीं मिलेगा, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। फिर अगले साल तैयारी करोगे, फिर उसके भी अगले साल, जीवन भर अगला जन्म लोगे फिर तैयारी करोगे। याद रखना, अनुशासन अगर नहीं आएगा जीवन में तो हर जन्म में तैयारी करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना। और अनुशासन आएगा, ठीक है, तो ये
ये 2020 ही क्या होगा, अंतिम होगा वर्ष तैयारी का। और इसके साथ ही आप मेडिकल कॉलेज में होंगे, छोड़ेंगे नहीं तैयारी, मेडिकल कॉलेज में होंगे। तो इसीलिए पहले अनुशासन लाइए अपने अंदर। और ये बहुत ही गलत काम आप लोग करते हैं, बहुत ही गंदा आप लोगों की राजनीति होती है। इसी वजह से बार बार आप लोगों को क्या भटकना पड़ता है। सच्चाई बता रहा हूँ बेटा, कुछ भी कह लो, कह देना, कुछ भी कह देना, कोई गम नहीं है। बुरा लग रहा हो तो लगे बुरा, मैं चाह रहा हूँ बुरा लगे कम से कम। दिन भर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, 12 बजे देख रहे हैं, 2 बजे देख रहे हैं, अरे चलो वीडियो पड़ा हुआ है, जब मन करे तब देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए यही बात है। डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में, हर काम बहुत काम करने हैं। ठीक है, 1.5 घंटे में सब खत्म करिए वो सब देख दाख के, जो जैसे जैसे हो रहा हो टाइम टेबल बना लीजिए कि उतने देर में। और जब एकदम ऐसे बना लेंगे जब मन करे तब देखेंगे, तब थोड़ी हो पाएगा। चलिए ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई 2 पैरेलल डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, 2 पैरेलल डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखिए ये डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस है। डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये हो गया V1 हो गया, ये V2 हो गया, और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई वह dr हो गई। ये देखिए 2 पैरेलल डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए हैं, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, dr हो गई। तो क्या कहा जा रहा है, याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पैरेलल, ये क्या है, 2 पैरेलल डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल टू dV। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पैरेलल डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल टू कितना, dV। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 सरफेस। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 सरफेस, ये देखिए 2 सरफेस हैं कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 सरफेस, ये जो दोनों सरफेस हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ये देखिए dr हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया, ये ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस dV अपॉन dr हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल टू होगा वह कितना होगा, माइनस dV अपॉन dr होगा। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब यहां पर देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है स्लोप वाला क्वेश्चन बनता है, V और R के बीच का स्लोप दिया रहेगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। दूसरा क्वेश्चन पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करने पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तीसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करने पे हमको 2 पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, हमको 2 पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करने पे हमको 2 पॉइंटों के बीच का क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। और तीसरा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंटों के बीच मिलता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको देख लेते हैं। ठीक है, एक डिफरेंशिएशन का और एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए भाई देखिए डिफरेंशिएशन ध्यान दीजिएगा कैसे इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अगर ये डिफरेंशिएशन हो रहा है d अपॉन dx एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो याद रखिएगा वाई जेड कॉमन हो जाता है और केवल d अपॉन dx एक्स स्क्वायर का होगा, तो क्या हो जाएगा 2x वाई जेड हो जाएगा। उसी तरह से d अपॉन डी वाई मान लीजिए है x क्यूब है, y पे 4 है और ये क्या है जेड स्क्वायर है। तो देखिए y का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी कॉमन हो जाएगा, यानी x क्यूब और जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, d अपॉन डी वाई, वाई पे 4 बचेगा। ये देखो x क्यूब जेड स्क्वायर और y पे 4 जो हो जाएगा वह देखिए y पे 4 जो हो जाएगा वह 4y क्यूब हो जाएगा। देखिए y पे 4 जो हो जाएगा वह 4y क्यूब हो जाएगा। देखिए y पे 4 जो है वो 4y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए d अपॉन डी जेड होता है तो x पे 4 है, y का स्क्वायर है, z पे 5 है, इस प्रकार से अगर रहता है। ये देखिए d अपॉन डी जेड x पे 4 है, y का स्क्वायर है, z पे 5 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x पे 4 y स्क्वायर बाहर हो गया, d अपॉन डी जेड z पे 5 हो गया। ये देखिए d अपॉन डी जेड z पे 5, देखिए d अपॉन डी जेड z पे क्या हो गया 5 हो गया, और ये देखिए क्या हो गया x पे 4 y का स्क्वायर और ये क्या 5 z का क्या 4 हो गया, 5 z पे 4 हो गया। देखिए 5 z पे 4 हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही बताइए डिफरेंशिएशन देखिएगा। अब मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ये है v इक्वल टू a x y z, करा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड एट 111 यानी 111 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। ये ध्यान दीजिएगा, 111 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, क्या होगा। देखिए भाई 111 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, क्या होगा 111 पे। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो, 111 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये देखिए, देखिए ध्यान दीजिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, EX इक्वल टू, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, सबसे पहला काम आप EX निकालेंगे, EX इक्वल टू माइनस DV अपॉन DX या माइनस D अपॉन DX AXYZ। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस AYZ, D अपॉन DX X1 हो जाएगा। सिमिलरली EY आप निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा, -2 कहाँ बचेगा, सॉरी अरे A है ना, X1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा AYZ, और ये EY है तो ये क्या हो जाएगा AXZ, और EZ है तो कितना हो जाएगा, EZ है -AXY। ये देखिए -AXY हो गया कि नहीं, ये देखिए EZ क्या निकल गया, -AXY हो गया। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कितनी निकलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू EXI कैप प्लस EYJ कैप और प्लस EZ क्या हो जाएगा, K कैप हो जाएगा। ये देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, -AYZ I कैप माइनस AXZ J कैप माइनस AXY K कैप। अब चलिए 1 रख लेते हैं, 1 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, -AI कैप माइनस AJ कैप माइनस AK कैप। अब बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, ये देखो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो रूट में क्या हो जाएगा, ये देखिए रूट में क्या हो गया, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, या E का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो कितना हो गया, A√3 हो जाएगा। ये देखिए A का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो कितना हो गया, A√3 हो गया। ठीक है भाई, ये देखिए E का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कितना हो गया, A√3 हो गया। बोलो भाई सही है, E का मैग्नीट्यूड A√3 हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे क्या कहने का मतलब है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी पे देख लिया जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का देख लिया जाए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का देख लेते हैं, कैसे इंटीग्रेशन होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए चलिए भाई इंटीग्रेशन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे है इंटीग्रेशन। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन पे क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यानी B इक्वल टू -E डॉट क्या हो गया dx। ये ध्यान दीजिएगा, अब जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है E इक्वल टू 30x², फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू क्या 5। यहाँ तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 5 तक हमको क्या है, दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 5 तक हमको दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस v इक्वल टू माइनस E कितना हो गया 30x², और ये देखिए 0 से 5 और dx हो गया, 0 से 5 क्या हो गया dx हो गया, 0 से 5 dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, -30, इसका कितना हो जाएगा x³/3, और ये देखिए 0 से लेके क्या हो गया 5 -30, ये देखिए क्या हो गया 5 का क्यूब अपॉन 3 -0, ये बचेगा, या ये क्या बचेगा 3 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी -10 हो गया, 25 125, यानी 125 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -1250। ये देखिए 10 और 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1200 क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। बोलो भाई सही है, तो समझ रहे हो कि नहीं, ये -1250 ये दो पॉइंटों के बीच का ये क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा, यानी दो पॉइंटों के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं। तो ये दो पॉइंटों के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये v इक्वल टू -E डॉट क्या हो गया dx हो गया। अब चलो आओ भाई यहाँ पर और कुछ देखते हैं, क्या कहने का मतलब है।
चलिए भाई देखिए, तो ये दो पॉइंटों के बीच का हमने पोटेंशियल डिफरेंट देख लिया, ठीक है। अब इसी में देखिए, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल परिभाषा जान गए। अब हमको पॉइंट चार्ज के कारण, लाइन चार्ज के कारण, इन सब के कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है, तो उसको हम अलग थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, सबको एक साथ बता देते हैं, फिर लास्ट में सबका इलेक्ट्रिक फील्ड और सबका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक साथ लिख देंगे, सबका खत्म हो जाएगा पूरा आपका एनसीईआरटी का पहला और दूसरे चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर कैपेसिटर गॉस थ्योरम खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया, फिर कैपेसिटर ही एक बचता है आपका, ठीक है ना। तो ये देखिए फास्ट रिवीजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्या क्या चीजें हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एट एनी पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से अगर ला रहे हैं, तो लाने में जो वर्क किया जाएगा उसी वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, उसी वर्क को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यानी क्या कहने का मतलब है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखिए भाई अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज, यानी क्या कहने का मतलब है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, ये ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट, इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R। देखिए भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये देखो कोई भी दो चार्ज अगर कहीं भी हो, देखना फार्मूला ही अपने आप में पर्याप्त है, कहीं भी दो चार्ज कहीं भी दुनिया में कहीं हो, देखो कहीं भी हो, जैसे मान लीजिए कोई भी चार्ज हो, अगर ये Q1 और Q2 प्लस प्लस होते हैं या माइनस माइनस होते हैं, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। और अगर एक प्लस होता है, देखिए अगर एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, इनके बीच के डिस्टेंस R है, ये देखिए इनके बीच के डिस्टेंस R है, तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा U इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना होगा, R होगा। ये देखिए एक अगर प्लस है दूसरा प्लस है, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होगा। एक अगर प्लस है दूसरा अगर माइनस है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होगा। क्यों भाई, ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो एक प्लस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। देखिए प्लस और माइनस के बीच ये माइनस होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है भाई, इसमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम नहीं करते हैं। अब इस पे देखो तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस पे पहला क्वेश्चन आता है किसी पर्टिकुलर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब किसी निश्चित चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, भाई किसी पर्टिकुलर चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है, तीसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भाई छोटी छोटी थियरी है, इनको देख लिया जाए, फिर थियरी देखने के बाद क्या है, बाकी उन सब पे चला जाएगा। तो ये देखिए कैसे क्या है, क्वेश्चन कैसे होंगे उनको देखा जाएगा।
तो पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब किसी पर्टिकुलर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, ठीक है। तो यानी क्या कहने का मतलब है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ठीक है, एनी वन चार्ज, यानी किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज, मतलब किसी भी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज, ठीक है भाई। तो किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाएगा, तो ये देखिए किसी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। तो देखो बच्चों, किसी एक चार्ज की, जैसे मान लो एक चार्ज Q1 ये दिया है, ये चार्ज Q2 दिया है और एक चार्ज Q3 दिया है। आपको Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ध्यान देना, सिर्फ Q1 चार्ज का। ये इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया है, ये मान लीजिए R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है। आपको Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। देखिएगा Q1 चार्ज की, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1, ये देखिए सिर्फ Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1, चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो ये देखिए चार्ज Q1 की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन R1, देखिए Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q1 Q3 अपॉन क्या, R2, ये देखिएगा Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q1 Q3 अपॉन क्या, R1, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R1 और प्लस Q1 Q3 अपॉन क्या, R2। ये किसी निश्चित चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यही अगर जैसे पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज अगर आपको निकालना है, तो चलिए भाई क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये देखिए सिस्टम ऑफ चार्ज अगर आपको फाइंड करना है, सिस्टम ऑफ चार्ज अगर फाइंड करना है तो क्या होगा। सिस्टम ऑफ चार्ज में देखिए क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज में एक इसका इसके बीच होगा, क्यों, क्लियर है, एक इसका इसके बीच होगा, क्लियर है, एक इसका इसके बीच होगा, पूरे सिस्टम का, सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके और इसके बीच में होगा, इसके और इसके बीच में होगा, ये देखो Q1 और Q2 के बीच में होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 के बीच में होगा, Q2 Q3 अपॉन, ये देखो Q2 Q3 अपॉन क्या, R3 और प्लस ये देखिए इसके Q1 और Q3 के बीच में होगा, ये देखिए Q1 Q3 अपॉन क्या हो जाएगा, R3। ये पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है भाई, पूरे सिस्टम की, ठीक है, पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक आसान तरीका है, जैसे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, यानी सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूजन ना हो, तो बच्चों देखो इस मेथड का प्रयोग करते हैं, ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए इसका यूज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, N इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी N-1/2। इससे दिक्कत नहीं होती, कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पता चल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती है, इसमें ये होता है। जैसे कहने का मतलब आपके पास सपोज करिए 8 चार्ज हैं और वह क्यूब के कॉर्नर पे हैं, ठीक है, तो अब 8 चार्ज हैं और कह रहा है कि पूरे सिस्टम की आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या कहा जा रहा है, ये देखिए यू हैव 8 चार्ज, ये देखिए कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर पे किसी पर्टिकुलर चार्ज का नहीं फाइंड करना है, पूरे सिस्टम का हमको फाइंड करना है। ये देखिए Q यहाँ है, 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 ये R है, R है, R है, R है, R है, R है, ये देखिए R है, R, 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 ये दिया इस तरह से, ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना।
हमको क्या करना है, पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। देखिए पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कहने का मतलब क्या है, ये देखिए आठों कॉर्नर पे आपके 8 चार्ज दिए गए हैं। ये देखो आठों कॉर्नर पे 8 चार्ज दिए गए हैं, यहाँ दिया है, 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 इस तरह से आठों कॉर्नर पे 8 चार्ज हैं। और कहा जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्ज, यानी जो n चार्ज हैं उनके सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो देख लीजिए कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे हम, 8 माइनस 1/2, यानी क्या हो जाएगा 28 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखिए 28 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब क्या है भैया, अब गड़बड़ नहीं होगा इससे। 28 से आपको पता चल जाएगा कि हाँ 28 हमको निकालना है। अगर 20 हम 8 नहीं निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें देखिए 12 तो साइड आपके हैं, 12 तो आपके साइड हैं। क्यों, कंफर्म है कि नहीं, 12 तो आपके साइड हैं। ये देखिए 12 क्या हो गया, साइड हो गया। 12 साइड का मतलब 12k² बाई कितना हो जाएगा, r। ये देखिए 12 साइड है, दो चार्जों के बीच का क्या डिस्टेंस r है, तो 12 साइड का मतलब क्या हो गया, 12k² बाई कितना हो गया, r। 12k² बाई कितना हो जाएगा, r। ये देखिए 12 साइड है, 12k² बाई r। 12 फेस डायगोनल है, ये देखिए 12 क्या है, फेस डायगोनल है। ये देखिए 12 फेस डायगोनल है, मतलब एक एक फेस पे दो डायगोनल हैं। एक एक फेस पे अगर दो डायगोनल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12k² अपॉन r√2। ये देखिए 12k² अपॉन r√2 एक एक फेस पे। अब क्या बचा, 12 12 24 हो गया, 4 और बचा है, तो 4 बॉडी डायगोनल हैं। देखिए भाई किसी भी क्यूब के अंदर सबसे बड़े डायगोनल कैसे होते हैं, अरे उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, वहां से लेके नीचे तक, वहां से लेके यहां तक। तो 4 तो बॉडी डायगोनल हो गए कि नहीं, 4 मेन डायगोनल हो गए, यानी 4 क्या हो गया, ये देखिए 4 जो हो गया वह मेन डायगोनल हो गया। क्या हो गया, 4 मेन डायगोनल हो गया। तो 4 मेन डायगोनल का मतलब क्या हो गया, 4k² अपॉन कितना, देखिएगा भाई देखिए 4k² अपॉन कितना हो गया, r√3। यानी क्या कहने का मतलब है, 4k² अपॉन r√3। क्यों, ये तो हो गया भाई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r√3 हो जाएगी। तो ये 4k² अपॉन r√3 हो गया। तो अब ये बताइए पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 12k² बाई r प्लस 12k² बाई कितना, r√2, और प्लस क्या हो जाएगा 4k² अपॉन r√3। तो ये पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब चलिए इस पे क्वेश्चन हो जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए कि क्वेश्चन होते भी चले, थियरी भी पढ़ते चलिए, क्वेश्चन भी पढ़ते चलिए, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ये, तो अब इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए एक है नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। चलिए भाई नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है नीट का क्वेश्चन, ये देखिए नीट का क्वेश्चन है इस प्रकार से। ये देखिए नीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये देखो ये क्यू चार्ज सारे कॉर्नर पे रखे गए हैं। ये देखिए सारे कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखे गए हैं, देखो भाई जो सारे कॉर्नर है उस पे क्यू चार्ज ये रखे गए हैं, और सेंटर पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा गया है। सेंटर पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज रखा गया है सेंटर पे। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सेंटर पे जो है वो माइनस क्यू चार्ज रखा गया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस क्यू चार्ज, यानी जो माइनस क्यू चार्ज है उसका आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ये देखिए ये माइनस है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस क्यू चार्ज। देखिए केवल माइनस क्यू चार्ज का, पर्टिकुलर चार्ज का पूछा है, एक किसी निश्चित चार्ज का पूछा है, सबका नहीं पूछा है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस क्यू चार्ज। ये देखिए अब इनके बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनके बीच के माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच के डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r√3 बाई क्या 2। बोलो भाई, अरे पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, r√3 हो जाएगा, पूरा डायगोनल r√3 हो जाएगा, और इनके बीच के डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये बताओ, r√3 बाई 2 हो जाएगा कि नहीं। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा,
U1 इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन r√3 ये देखिए 2 हो गया। क्यों, एक निकल गया कि नहीं? अरे भाई एक निकल जाएगा, इसके बीच का हो जाएगा। और ये देखिए ये इससे भी कनेक्ट है, ये देखिए इससे भी कनेक्ट है, ये 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 इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। यानी U इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8U1 हो जाएगा। 8U1 का मतलब क्या हो गया? -16 क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε/r√3। देखिए -16 क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε/r√3 हो जाएगा। ये देखिएगा क्या करने का मतलब है? U इक्वल टू -16 क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε/r√3 हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? तो ये पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये सॉरी किसी एक पर्टिकुलर चार्ज की, किसी एक निश्चित चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है ना? U इक्वल टू 8U1 -16 क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε/r√3। ये क्या, किसी पर्टिकुलर चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, अब इसी में देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये देखिए ऐसे, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है। ये Q है और ये Q है। देखिए भाई ये दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन Q है और ये Q है। ये R दिया है, ये r√2 दिया है। देखिए भाई R दिया है, r√3 दिया है। ठीक है, एक छोटा Q मान लेते हैं, छोटा Q। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो। ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो, पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। पूरा सिस्टम देखिएगा, पूरा सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। A है, B है, C है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो। फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू। ये देखिएगा स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या कर रहा है? इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो, फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू। आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? तो चलो भाई स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले कैसे कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा जरा देख लो। ये देखो 1/4πε0 तो सब में से कॉमन हो गया। ये बोलो इसके बीच का कितना हो गया? QQ/R। इनके बीच का कितना हो गया? ये देखिए QQ/r√2। और ये देखिए इनके बीच का कितना हो गया? +Q²/R इक्वल टू 0। ये सारा इधर जाके क्या हो गया? 0 हो गया। ये सारा इधर जाके क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब सारा इधर जाके 0 हो गया, कुछ कॉमन शॉमन लेंगे कि नहीं आप? ठीक है, आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो भाई Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Q की वैल्यू फाइंड करनी है तो कुछ कॉमन हो रहा है, सब में से Q कॉमन हो गया। ये देखिए Q/R सब में से कॉमन हो गया। बचा क्या? Q बचा, Q/√2 बचा, यहाँ क्या बचा? Q बचा इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दीजिए, 0 हो गया। Q कॉमन हो गया, √2 + 1/√2, और ये क्या हो गया? -Q हो गया, या Q इक्वल टू -Q√2/√2 + 1 हो गया। क्यों भाई समझ रहे हैं? तो क्या छोटा Q की वैल्यू निकल गई कि नहीं? अरे भाई छोटा चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी। Q इक्वल टू -Q√2 कितना हो गया? -Q√2/√2 प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। हो गया -Q√2/√2 प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। ये स्मॉल Q चार्ज की वैल्यू जो है वह निकल गई। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर चार्जों के समूह को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो याद रखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहा जाए कि इनफाइनाइट से चार्ज किसी स्क्वायर पे, किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे आ रहे हैं, तो इस दशा में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो हम इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और कॉर्नर पे जो चार्ज आ रहे हैं उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, दोनों को माइनस कर दें, हमको वर्क डन पता चल जाएगा। भाई दोनों को माइनस कर दें तो हमको वर्क डन क्या होगा पता चल जाएगा। बोलो भाई पता चल जाएगा कि नहीं?
तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या कहने का मतलब है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये देखिए, वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज, वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज from one system to another system, work done in shifting the charge from one system to another, ठीक है, another system, ठीक है भाई, समझ रहे हैं, वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चार्ज को शिफ्ट करना है तो कितना वर्क डन होगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर चार्ज को शिफ्ट करना है तो कितना वर्क डन होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्क डन होगा W इक्वल टू, देखो भाई ये वर्क डन होगा, क्या होगा, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, W इक्वल टू क्या होगा, चेंज ऑफ, देखिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, एंड W इक्वल टू क्या होगा, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये देखिएगा, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो जाएगा, यानी W इक्वल टू फाइनल पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिएगा और माइनस आप इनिशियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिएगा। ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन भी देख लीजिए, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए, एक ये 1 मीटर का एक ट्रायंगल है, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया। देखिए 1 1 1 कूलम के, ठीक है, ये 3 चार्ज दिए गए हैं, 1 1 1 कूलम के ये 3 चार्ज दिए गए हैं। देखिए भाई 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम, ये 3 चार्ज दिए गए हैं। इन सारे चार्जों को ये देखिए, सारे चार्जों को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे शिफ्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए, सारे चार्जों को हम क्या कर रहे हैं, देखिए सारे चार्जों को ऐसे शिफ्ट कर दे रहे हैं, यानी ए बी सी से पी क्यू आर पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये हाफ मीटर हो गया, ये हाफ मीटर हो गया, ये हाफ मीटर हो गया। ये देखिए, ए बी सी से हम पी क्यू आर पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। ये देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इससे हम लोग पी क्यू आर पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। पी क्यू आर का मतलब समझ रहे हैं ना, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, इस पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो अगर हम ए बी सी से पी क्यू आर पे शिफ्ट कर देंगे इन सारे चार्ज को, 1 कूलम यहां से यहां आ गया, ये 1 कूलम यहां से यहां आ गया, ये 1 कूलम यहां से यहां आ गया, तो कह रहा कि वर्क डन इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम पी क्यू आर में पोटेंशियल एनर्जी जरा निकाल लें। तो देखो, जो पी क्यू आर में पोटेंशियल एनर्जी होगी, यू पी क्यू आर इक्वल टू 3K इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1/2। अरे भाई, इसके बीच में, इसके बीच में सब 1 1 ही है, क्यों, यही तो होगा, यानी कितना हो जाएगा, 6K हो जाएगा। अब W ए बी सी के बीच में जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें। ये देखिए, ए है, बी है, सी है, ए बी सी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें। देख रहे हो, ए बी और सी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 3K इंटू 1 अपॉन 1, यानी 3K हो जाएगा। तो बताओ भाई, अगर यहां से इस सिस्टम से पी क्यू आर सिस्टम में अगर चार्जों को ला रहे हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा। ये देखिए, वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू यू ए बी सी माइनस यू पी क्यू आर। बोले भाई, यू ए बी सी माइनस यू पी क्यू आर, यानी क्या कहने का मतलब है, W फाइनल कौन है, फाइनल पी क्यू आर है, सॉरी, फाइनल माइनस हमेशा इनिशियल करिएगा। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, 6K माइनस कितना हो गया, 3K इक्वल टू, यानी 3K जूल, ये वर्क डन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन इस पे बनता है, चार्जों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करने में
फिर अगला क्वेश्चन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बनता है। बच्चों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन जो होता है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बनता है। तो आइए चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बनता है। चलिए आइए देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये देखिए पहला क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बनता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या हो गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे देखते हैं कैसे है। देखो बच्चों, अगर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहे हैं तो आप जानते हैं पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो अब यहां कौन कौन सी एनर्जी होगी, यहां जो है आपका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², और यही जो होता है वह p²/2m के बराबर होता है। देखिए भाई यहां क्या हो गया, हाफ mv² हो गया, और यही जो हाफ mv² है वह p²/2m के क्या होता है, बराबर होता है। हाफ mv² इक्वल टू p² कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो हाफ mv² p²/2m के बराबर हो जाएगा, और यही जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R के बराबर होगा। यही चार्ज इनटू पोटेंशियल के भी बराबर होगा। देखिए भाई चार्ज इनटू पोटेंशियल के भी क्या होगा, बराबर होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यही चार्ज इनटू पोटेंशियल के भी बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन जरा देख लिया जाए। एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, ध्यान दीजिएगा, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, क्वेश्चन क्या है, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन मूव विथ, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल, फाइंड रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। आपको इनके वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, यानी उनके वेलोसिटी का आपको रेशियो फाइंड करना है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। करा कि एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन मूव विद द कांस्टेंट पोटेंशियल, ये कांस्टेंट पोटेंशियल से मूव कर रहा है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, आपको उनके वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना। तो अब बताओ इसमें कौन सा सिद्धांत लगेगा, इसमें ये वाला जो है ये आपका इसके क्या होगा, बराबर होगा। बोलो भाई ये तो होगा, यानी जो QB है चार्ज इनटू जो पोटेंशियल है वह हाफ mv² के बराबर होगा। क्यों, क्लियर हुआ कि नहीं, चार्ज इनटू v जो हो गया वह हाफ mv² के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी यहां क्या करने का मतलब, ठीक है, ये देखिए अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, तो Q अल्फा v हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर, और Q प्रोटॉन, v तो सेम है, v में तो आप कोई बहुत तामझाम कर नहीं सकते हैं, हाफ mp vp का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करिए, ये देखिए कट गया। ये देखिए अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या, m अल्फा का क्या है 4m v अल्फा का स्क्वायर, प्रोटॉन का क्या है m vp का स्क्वायर, ये देखिएगा m vp का स्क्वायर इक्वल टू q अल्फा कितना हो गया, q अल्फा जो हो गया वह 2q हो गया। q अल्फा कितना हो गया, 2q हो गया। अब प्रोटॉन कितना हो गया, ये देखिए प्रोटॉन q हो गया। ठीक है भाई, प्रोटॉन जो हो गया वह कितना हो गया, q हो गया। ये देखिए m से m कट गया, q से q कट गया, यानी v अल्फा का स्क्वायर अपॉन v प्रोटॉन का स्क्वायर 2/4 का मतलब 1/2, और ये आपका क्या हो गया v अल्फा अपॉन vp इक्वल टू 1/√2। ठीक है भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे चलते हैं, और फास्ट रिवीजन करिए जितना भी हो सके। जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पूरा उस कॉन्सेप्ट के अनुसार चलो बेटा,
तो ये बताओ क्या अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी और प्रोटॉन के वेलोसिटी का रेशियो हो गया कि नहीं? कितना आ गया? ये 1/√2 आ गया। ये देखिए 1/√2 आ गया। अब चलते हैं इसी पे ध्यान देते हैं। चलो भाई, अब ये तो हो गया, हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता दिया, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे बातें देख लीजिए, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखिए भाई, ये आपका क्या है, पूरे सरफेस पे इस प्रकार से चार्ज है, क्यों चार्ज है, और इसका जो रेडियस दिया गया है वह r दिया गया है। ये देखो, इसका जो रेडियस दिया गया है r दिया गया है। कहा जा रहा है कि आपको इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है, आपको इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है। क्यों भाई, समझ रहे हो ना? आपको इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो देखो भाई, इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U इक्वल टू, ये देखो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ QV हो जाएगा, ठीक है। जहां भी पोटेंशियल है, Q चार्ज है, हाफ QV, या U इक्वल टू V क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। क्यों, इसके सरफेस पे ये तो पोटेंशियल होता है। या U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, ठीक है। ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, ठीक है। फिर एक्सेस प्रेशर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे छोटे छोटे फार्मूला नोट करते चलिए। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, ये देखिए एक्सेस प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, एक्सेस प्रेशर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर, अगर मान लीजिए कोई भी कैसा भी है, अगर उस पर चार्ज है, स्फेरिकल ड्रॉप है, तो याद रखिए इस चार्ज के कारण, अब इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस चार्ज के कारण इस पे प्रेशर लगता है, और वह जो प्रेशर होता है उसकी दिशा बाहर की तरफ होती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रेशर लगता है उसकी दिशा बाहर की तरफ होती है, और ये जो एक्सेस प्रेशर होता है, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। फार्मूले से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब देखिए, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मान लीजिए इस पर निगेटिव चार्ज होते हैं तो निगेटिव चार्ज का स्क्वायर क्या होगा, भाई निगेटिव चार्ज का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव चार्ज का जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है किसी भी सोप बबल को, सोप बबल को अगर पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज दिया जाए या उसको निगेटिव चार्ज दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, निगेटिव चार्ज देने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या देना, ठीक है। तो अगर किसी भी सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इफ पॉजिटिव चार्ज गिवन टू सोप बबल, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज गिवन टू सोप बबल, तो क्या कहने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन लेना, तो मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बट साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम निगेटिव चार्ज किसी सोप बबल को दे रहे हैं, निगेटिव चार्ज गिवन टू सोप बबल, यानी क्या कहने का मतलब है, मास इंक्रीज, मास देखिए इंक्रीज करेगा, बट साइज डिक्रीज, लेकिन साइज जो होगा वह क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन उसका साइज जो होगा वह क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज गिवन टू सोप बबल, मास डिक्रीज बट साइज इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज गिवन टू सोप बबल, मास इंक्रीज बट साइज क्या, डिक्रीज, यानी साइज जो होगा वह क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एक्सेस प्रेशर, ठीक है। अब इसी पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज टाइनी ड्रॉप, छोटे छोटे ड्रॉपों का कॉम्बिनेशन। चलिए भाई, छोटे छोटे ड्रॉपों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे, उनको भी देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ, ये देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज टाइनी ड्रॉप,
ये देखो भाई, चार्ज टाइनी ड्रॉप, छोटे छोटे, टाइनी माने छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे ड्रॉपों का कॉम्बिनेशन क्या होगा बच्चों। तो देखिए छोटे छोटे ड्रॉपों का कॉम्बिनेशन जरा देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज टाइनी ड्रॉप, ठीक है, तो चलिए देखा जाए। चलिए ये देखिए छोटे छोटे चार्ज हैं, छोटे छोटे चार्ज हैं, इनकी संख्या क्या है, n, n इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज, एंड q क्या है, ठीक है, देखिए n इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज है, q क्या है, देखिए q जो है चार्ज ऑन ईच ड्रॉप है, इनका रेडियस r है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल U है, कैपेसिटेंस C है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इन सबको मिला के हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं जिसका रेडियस कितना है R। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है V, ये क्या है सिग्मा, कैपेसिटेंस क्या है C, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है U, ठीक, और इसका जो रेडियस है वह R, इसका जो चार्ज है वह क्या Q। तो इनमें क्या रिलेशन होगा जरा इनको याद रखिए। तो आपको यह पता है कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। जैसे अगर छोटे छोटे चार्जों को मिला के हम बड़ा चार्ज बनाते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज कैसा होता है, कंजर्व। छोटे छोटे चार्ज को मिला के अगर हम बड़ा चार्ज मिलाते हैं तो चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व होने का मतलब क्या हो गया, ये देखिएगा, Q इक्वल टू एन क्यू हो गया, ये देखिए क्यूबिक, ठीक है, पहला रिलेशन। R क्या होगा, R बिग, वॉल्यूम कंजर्व होगा, R स्मॉल होगा, यानी R बिग इक्वल टू n पे 1/3 R स्मॉल होगा। ये देखिएगा R बिग इक्वल टू n पे 1/3 R स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से और बाकी रिलेशन क्या होंगे, देखिए और बाकी रिलेशन क्या होंगे, E बिग, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, E बिग, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े का क्या हो जाएगा, देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े का क्या हो जाएगा, छोटे में क्या रिलेशन होगा, n पे 1/3 E स्मॉल, सब याद रहे बच्चों। सिग्मा बिग n पे 1/3 सिग्मा स्मॉल, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कैपेसिटेंस बिग n पे 1/3 C स्मॉल। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। C बिग क्या हो गया, n पे 1/3 C स्मॉल हो गया। ऐसे ही V बिग क्या हो गया, पोटेंशियल बिग क्या हो गया, n पे 2/3 V स्मॉल। ये देखिएगा इसका रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी बिग क्या हो गया, n पे 5/3 U स्मॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर छोटे छोटे ड्रॉपों को अगर हम कंबाइन करते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप को, तो इस प्रकार के क्वेश्चन उस पर बनते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक व डाइपोल बीच में छूट गया है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी गॉस थ्योरम, ये दोनों जब बता देंगे तब जाके सारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलेंगे, ठीक है ना, एक साथ सबका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लेते हैं, क्या है आखिरकार इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं। क्या कहने का मतलब है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ठीक है, एकदम शॉर्ट में, एकदम वही चीजें जो बता रहे हैं एकदम वही जानिए ही, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा आप इन 50 दिनों में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जब एक प्लस और एक माइनस चार्ज, एक प्लस और एक माइनस चार्ज एक दूसरे से अगर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे होता है तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जब एक प्लस और एक माइनस चार्ज एक दूसरे से
बहुत ही स्मॉल अरेंजमेंट पे रहे तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। देखिए, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज अगर दोनों एक दूसरे से काफी कम डिस्टेंस पे हैं तो इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, कोई एक चार्ज और दोनों चार्जों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, कोई एक चार्ज, ध्यान दीजिएगा, कोई एक चार्ज और दोनों चार्जों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये देखिए डाइपोल मोमेंट, यानी क्या कहने का मतलब, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू कोई एक चार्ज और दोनों चार्जों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इस डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है, ध्यान देना बच्चों, वह कूलम मीटर होता है और डायमेंशन फार्मूला ATL होता है। ये देखिए डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ATL हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ATL। तो P इक्वल टू Q इंटू L हो गया और डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, ATL। ठीक है, और याद रखिएगा इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू चार्ज से लेके, ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज होता है। ये देखिएगा डायरेक्शन जो होता है डाइपोल मोमेंट का वह कहां से कहां तक होता है बच्चों, माइनस क्यू चार्ज से लेके, ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यू चार्ज से लेके प्लस क्यू चार्ज तक इसका डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, ये इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस पे एक वेक्टर का क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, इस पे वेक्टर सम वाले क्वेश्चन आते हैं। क्या कहने का मतलब है, वेक्टर सम में देखो ये माइनस 2q चार्ज दिया है, ये प्लस क्यू चार्ज दिया है, इनका ये जो दिया गया है वह यल दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि आपको डाइपोल मोमेंट बताना है। क्या बताना है, यहां से डाइपोल मोमेंट बताना है। ये जो पूरा अरेंजमेंट दिया है, इस पूरे अरेंजमेंट का हमको डाइपोल मोमेंट बताना है। तो आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट बनाने के लिए कोई एक माइनस क्यू चार्ज, ये देखिए ये माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। बोलो भाई, होता है कि नहीं भाई? डाइपोल मोमेंट बनाने के लिए एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये माइनस क्यू हो गया, ये देखिए एक माइनस और एक प्लस डाइपोल बनाएगा, माइनस 2q है तो एक माइनस, ये देखिए एक माइनस एक प्लस के साथ डाइपोल बनाएगा, यानी P1 इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू L हो गया। एक माइनस इस प्लस के साथ एक डाइपोल बनाएगा, तो ये देखिए एक माइनस इस प्लस के साथ डाइपोल बनाएगा, यानी P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, QL। और ये देखिए इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। बोले भाई वेक्टर सम लेंगे ना, जब भी करेंगे तो वेक्टर सम करेंगे। तो ये अब बताओ इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा P इक्वल टू क्या होगा, QL√3। बोलिए भाई नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P इक्वल टू QL√3। बोलिए नेट डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू QL√3 हो जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, वेक्टर सम वाला। फिर इसमें देखिए क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, टॉर्क, वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर एसएचएम ऑफ डाइपोल, इतनी चीजें, एंगुलर एसएचएम ऑफ डाइपोल, इतनी चीजें पूछी जाती हैं। तो चलिए डाइपोल का सब पढ़ लेते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब पढ़ लेते हैं, डाइपोल का कम से कम सब खत्म करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सारी चीजें देख लेते हैं। अब देखो भाई, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म, ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो भाई, कोई अगर डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर कैसे टॉर्क एक्ट करता है, कैसे टॉर्क एक्ट करता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट करता है। तो देखो बच्चों ध्यान दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा है, एक डाइपोल रखा है। डाइपोल देखिए, ये है आपका डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है। भाई डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होगी वो माइनस क्यू चार्ज से लेके पी तक की होगी। ये देखिए, ये डाइपोल मोमेंट का जो दिशा है वो माइनस क्यू से लेके पी तक है। और ये देखिए, ये ऐसे दिया गया है, ये एंगल थीटा दिया गया है, ये 2l है, 2l है। तो अब बताओ, अगर ये 2l दिया गया है तो ये क्या होगा, ये cos थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2l sin थीटा। इस पे जो फोर्स लगेगा वह क्या लगेगा, QV ऐसे लगेगा। छोटी छोटी जो भी बातें बताएंगे। और इस पे जो फोर्स है, ये माइनस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। बोलिए भाई, यही तो हो जाएगा। इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा और इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो ये बताओ टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, एनी वन फोर्स, ध्यान दीजिएगा, एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होगा, एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या हो जाएगा, एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी वन फोर्स क्या हो गया, QV हो गया इंटू 2l साइन थीटा हो गया। या टाउ इक्वल टू Q इंटू 2l ई साइन थीटा। या टाउ क्या हो गया, ध्यान देना, P क्रॉस E, P क्रॉस E। ये ध्यान देना, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E हो गया। तो कोई डाइपोल अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा। ये देखिए, टॉर्क एक्ट करेगा टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो टाउ क्या होगा, P क्रॉस E होगा। याद रखिए, अगर डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, व्हेन डाइपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, देखिएगा, व्हेन डाइपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा और वह PE के बराबर होगा। When a dipole parallel और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, अगर डाइपोल पैरेलल या एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखो भाई डाइपोल क्या कर रहे हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी हो, पैरेलल हो मतलब ऐसे हो या तो एंटी पैरेलल हो, तो याद रखिएगा टॉर्क हमेशा मिनिमम होता है और वह टॉर्क जो होता है वह 0 होता है। छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे टाउ इक्वल टू P क्रॉस E है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो याद रखिएगा उस पर नेट फोर्स 0 होगा और टॉर्क में और मे नॉट भी 0 होगा। देखिए टॉर्क कब 0 होगा, जब पैरेलल या क्या हो, एंटी पैरेलल हो। भाई पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तब जाके होगा। ठीक है, तो यहां पे नोट नीचे लिख लीजिएगा, नोट नीचे लिख लीजिएगा, क्या है नोट भाई, नोट नीचे लिख लेना, व्हेन डाइपोल, पहला केस, व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है, व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा, व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करने का मतलब, नेट फोर्स ऑन डाइपोल 0, नेट फोर्स ऑन डाइपोल 0, नेट फोर्स जो है डाइपोल पे 0 है और टॉर्क मे और मे नॉट बी 0।
टॉर्क जो है मे और मे नॉट भी जीरो होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और दूसरी बात, व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म, ये देखिएगा, व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल नॉट इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स ऑन डाइपोल नॉट इक्वल टू जीरो, बट नेट फोर्स ऑन डाइपोल नॉट इक्वल टू जीरो, और टॉर्क क्या होगा, टॉर्क में और में नॉट बी जीरो, टॉर्क हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। यानी क्या कहने का मतलब है, टॉर्क में और में नॉट बी जीरो, टॉर्क हो भी सकता है जीरो नहीं भी हो सकता है जीरो, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे वर्क डन क्या होगा, डाइपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 से लेके θ2 तक घुमाते हैं तो देखो भाई, वर्क डन ऑन डाइपोल रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2, ये देखिए क्या होगा, वर्क डन ऑन डाइपोल, ठीक है, कहां से कहां तक, रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2। चलिए भाई, वर्क डन ऑन डाइपोल रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2, अगर किसी डाइपोल को θ1 से लेके θ2 तक अगर घुमाया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन डाइपोल रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये देखिएगा, वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए भाई, वर्क डन W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये देखिएगा cos θ1 माइनस cos θ2, इस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, क्या दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, और यहां पर क्या है, ये देखो θ1 एंगल है, ये देखो डाइपोल रखा गया है, और θ1 से θ2 तक हम इसको रोटेट कर रहे हैं, मतलब कहां से कहां तक रोटेट कर रहे हैं, ये देखिए θ1 से लेकर θ2 तक रोटेट कर रहे हैं, देखिए θ1 से लेकर θ2 तक रोटेट कर रहे हैं, तो वर्क डन W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2 हो गया, ठीक है, क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होगा, ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होता है, व्हेन डाइपोल रोटेट फ्रॉम, याद रखिएगा, व्हेन डाइपोल, यानी क्या हो, डाइपोल रोटेट फ्रॉम θ1 इक्वल टू 90 डिग्री टू θ1 इक्वल टू 90 डिग्री टू θ2 इक्वल टू θ फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, क्या कहने का मतलब है, व्हेन डाइपोल रोटेट फ्रॉम θ1 इक्वल टू 90 डिग्री टू θ2 इक्वल टू θ फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर इसको रोटेट किया जाए, θ1 इक्वल टू 90 डिग्री टू θ2 इक्वल टू θ फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी U इक्वल टू W क्या हो गया, ये देखिए PE cos 90 माइनस cos θ, बताइए cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगा, या U इक्वल टू क्या हो गया, माइनस PE cos θ या माइनस P डॉट, ये देखना, ये माइनस P डॉट E होता है, ठीक है ना भाई, क्लियर हो गया सारी चीजें। ये देखिएगा, अब इसमें क्या है, आगे डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं, ठीक है, तो आइए लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल का सब नहीं, पहले उसके पहले वो देख लो, एंगुलर एसएचएम ऑफ डाइपोल,
क्या होगा, एंगुलर एसएचएम। देखिए आ सकता है, हर एग्जामिनेशन में आ चुका है, लेकिन अभी तक नीट में नहीं आ गया है, एंगुलर एसएचएम ऑफ डाइपोल, और बहुत इंपॉर्टेंट है एंगुलर एसएचएम ऑफ डाइपोल। जैसे किसी डाइपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और उसको क्या है, अगर हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, उसको अगर हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, उसको हल्का सा अगर डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो याद रखिएगा वह जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एसएचएम करने लगेगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। ये ध्यान दीजिएगा, वह उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करने लगेगा, एसएचएम करने लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या करा एंगुलर एसएचएम ऑफ डाइपोल में, ये देखो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और ये कोई डाइपोल है, बहुत ही स्मॉल एंगल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होना चाहिए थीटा, थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो इस पर दो प्रकार के टॉर्क लगेंगे, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, ध्यान दीजिएगा, एक जो होगा वह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, टाउ डिफ्लेक्टिंग, ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के टॉर्क लगेंगे, एक टाउ डिफ्लेक्टिंग लगेगा, टाउ डिफ्लेक्टिंग जो होगा वह क्या हो जाएगा, माइनस पीई साइन थीटा, लेकिन थीटा बहुत छोटा है, तो टाउ जो डिफ्लेक्टिंग होगा वह क्या हो जाएगा, माइनस पीई थीटा। देखिए टाउ डिफ्लेक्टिंग हो गया, टाउ डिफ्लेक्टिंग जो हो जाएगा माइनस पीई क्या हो जाएगा, थीटा। और दूसरा इसमें टाउ रिस्टोरिंग लगेगा, ध्यान दीजिएगा, टाउ रिस्टोरिंग मतलब एक जो होगा रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा हो जाएगा ये, और एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा आई अल्फा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क आपस में बराबर होंगे, ये देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब एक इसको डिफ्लेक्ट करेगा अपने मीन पोजीशन से, एक इसको रिस्टोर करेगा अपने पोजीशन में। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो ये ध्यान दीजिएगा दोनों टॉर्क आपस में बराबर होंगे, यानी क्या कहने का मतलब है, ऑन रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो होगा, टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू टाउ डिफ्लेक्टिंग, टाउ रिस्टोरिंग इज टाउ डिफ्लेक्टिंग, यानी आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी थीटा, या अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन आई थीटा। इसका कंपेयर हम कर लेते हैं, ये देखिए कंपेयर अगर हम कर लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो भाई, अगर हम इसका कंपेयर करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, थीटा होगा, जहां ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीई अपॉन आई हो जाएगी, यानी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पी अपॉन आई, या ओमेगा जो हो जाएगा ये देखिएगा रूट में पीई अपॉन आई, ठीक है, रूट में पी अपॉन आई, या टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई रूट में आई बाई पीई, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट में आई अपॉन कितना, पी हो जाएगा, जहां आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पी डाइपोल मोमेंट है, और ई जो दिया गया है वह इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। ठीक है, तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट में आई अपॉन पीई, जहां पी डाइपोल मोमेंट है और ई क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तो अगर कोई डाइपोल, ध्यान दीजिएगा, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो अगर मोशन करता है, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई डाइपोल, ठीक है, किसी भी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसका टाइम पीरियड जो होगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट में आई अपॉन पी होगा। ये ध्यान देना, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये एंगुलर एसएचएम डाइपोल का हो गया। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं डाइपोल का क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डाइपोल का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल का क्या होता है, चलिए भाई देख लेते हैं।
ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन एक्सियल पोजीशन। चलिए भाई एक्सियल पोजीशन पे देखते हैं। ये देखिए ये आपका क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखिए चाहे आगे बताना हो चाहे पीछे बताना हो, कहीं भी देखिए ये सब फार्मूला याद कर लेना, फार्मूले पे ही क्वेश्चन आता है इन सबके। डाइपोल का तो पूरा क्वेश्चन याद रखना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे। और अगर थोड़ा सा कुछ इधर उधर का देखना है तो इधर जेई वाले जो क्वेश्चन 2-3 कराएंगे 2019-20 वाले, उसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाई जो जेई का क्वेश्चन हम करा रहे हैं इधर, उसका सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है ना। बस इससे ज्यादा आपको नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए ये माइनस क्यू दिया है, ये प्लस क्यू दिया गया है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ठीक है, क्लियर है। माइनस क्यू दिया है और ये प्लस क्यू दिया है। ये इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल के पैरेलल होता है। ये देखिए जिधर डाइपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये सब चीजें देखना, जिधर डाइपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बच्चों, ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह कितना होता है, 2kp/r³। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r³ होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, यही अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा तो क्या होगा, ये देखो ये माइनस क्यू दिया गया, ये प्लस क्यू दिया है, और ये देखो थीटा एंगल पे हमको इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। थीटा एंगल पे हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन, थीटा एंगल पे इस पॉइंट पे हमको, सॉरी इक्वेटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर, सॉरी। तो ये देखिए इधर ये, तो इसके कारण देखिए डाइपोल मोमेंट ऐसे है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बोलो मेरे साथ, डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होती है। क्या होती है, डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल। ये देखो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल, नीचे निकालेंगे तो ये क्या होगा, डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होती है ना, डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल। तो जब डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होती है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो भाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एंटी पैरेलल हो गया, E इक्वल टू KP/ क्या हो गया, R³ हो गया। फिर देखिए एट एन एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एट एन एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा पे क्या होता है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा पे क्या होता है, थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो ये इस तरह से दिया है ऐसे, ये देखिए ये थीटा एंगल पे है। यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट के 2 पार्ट बनते हैं। एक आपका ये डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, ये थीटा के पास वाला, ये वाला पार्ट क्या बनता है, P cos थीटा बनता है। ये देखिएगा ये P है तो थीटा के पास वाला क्या बनता है, P cos थीटा। और ये देखिए थीटा से दूर वाला क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये P sin थीटा होगा। तो अब यहां पर 2 तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है इस पॉइंट पे। एक देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आती है, ये E1 है, E1 इक्वल टू 2kp cos थीटा अपॉन क्या हो गया, R³। और ये देखिए ये P sin थीटा है, तो ये भी एक डाइपोल हो गया ना। तो P sin थीटा के कारण इस पर जो होता है एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, यानी इधर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। E2 इक्वल टू kp sin थीटा अपॉन क्या, R³, यानी E2 इक्वल टू kp sin थीटा अपॉन R³। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अल्फा होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अल्फा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा होता है, यानी E इक्वल टू क्या हो गया, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ये देखिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, या E इक्वल टू क्या हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू क्या हो गया,
के पी आर क्यूब √1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए फार्मूला एक एक का याद कीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। यानी क्या हो जाएगा, E = KP/R³ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। याद करिएगा फार्मूला, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा KP/R³ √1+3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये देखिए एट एन एंगल थीटा पे है। और फिर देखो ये अल्फा और इस थीटा में रिलेशन भी पूछा जाता है भाई, इस अल्फा और थीटा में रिलेशन भी बनता है। अल्फा और थीटा में रिलेशन tan अल्फा = हाफ tan थीटा। देखिए इस थीटा और अल्फा में रिलेशन भी बनता है, यानी tan अल्फा = हाफ tan थीटा। देखिए tan अल्फा = हाफ tan थीटा। तो ये अल्फा और थीटा में रिलेशन भी बनता है, tan अल्फा = कितना हो जाता है, हाफ tan थीटा हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरा देख लीजिए। चलिए डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरा देख लीजिए क्या है। चलो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन वैक्शन तो होगा नहीं। सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पे देख लेते हैं। देखिए एक्सियल पोजीशन पे इसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, एक्सियल पोजीशन पे देख लेते हैं। तो देखो भाई एक्सियल पोजीशन पे ये -q है और ये +q है, ये डाइपोल मोमेंट है। मान लीजिए हमको यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है, सेंटर से कितने दूरी पे, r। देखिए कोई डायरेक्शन वैक्शन नहीं होगा, कोई डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं होता है, कोई डायरेक्शन का चक्कर होता ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए हमको यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो V = क्या हो जाएगा, KP/कितना r²। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ये देखिएगा इक्वेटोरियल पोजीशन, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए भाई, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या हो जाएगा, कैसे क्या चीजें होंगी इक्वेटोरियल पोजीशन में। ये -q दिया गया है, एक +q दिया है, तो -q दिया गया, ये +q दिया इक्वेटोरियल पोजीशन में। यहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में ध्यान दीजिए, अगर आपको यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V = क्या होगा, 0। ध्यान दीजिएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे एट एन एंगल थीटा पे क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एंगल थीटा पे क्या होगा। ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एंगल थीटा पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। देखो ये मान लीजिए आपका डाइपोल मोमेंट है, ये तो दिया है डाइपोल मोमेंट दिया है। एक एक छोटी छोटी बातों को याद करो बेटा, छोटी छोटी बातें, ठीक है, एकदम शॉर्ट रिवीजन, बहुत तेज रिवीजन, जबरदस्त रिवीजन। तीसरा लेक्चर है आज, ठीक है। आपके 5 लेक्चर में याद रखिएगा एनसीईआरटी के फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, और फिर उसके बाद शाम में क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस तरह से हमारे अनुसार चलेंगे तो जबरदस्त, ऊपर वाले ने साथ दिया तो जबरदस्त क्या है चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब ये देखिए ये P और ये क्या है, ये थीटा एंगल पे, याद रखिएगा थीटा हमेशा डाइपोल मोमेंट से लिया जाता है। थीटा किससे लिया जाता है, डाइपोल मोमेंट से लिया जाता है। तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KP cos थीटा, ये देखिएगा KP cos थीटा, KP cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, r³। KP cos थीटा अपॉन r² हो जाएगा, ध्यान रहे, एट एन एंगल थीटा पे। या इसी को ऐसे भी लिखते हैं K वेक्टर P डॉट वेक्टर R। ये देखिएगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब इसी में जरा एक चीज और देख लीजिए, डाइपोल और पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स जरा देख लीजिए।
और डाइपोल डाइपोल के बीच की पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल डाइपोल के बीच का जरा फोर्स देख लीजिए, ठीक है ना, तब ये खत्म हो जाए। तो चलो भाई, फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज, यानी क्या कहने का मतलब है, फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, ये एक डाइपोल है और ये एक पॉइंट चार्ज है, डाइपोल मोमेंट है, इनके बीच का हमको फोर्स बताना है। तो ये बताओ, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे हो जाएगी, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये बताओ, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा है तो फोर्स कितना हो जाएगा? F इक्वल टू QE, तो बोलो F इक्वल टू क्या होगा? 2kpq अपॉन कितना हो गया? r3। यानी डाइपोल और पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स लगेगा, डाइपोल और पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स लग रहा है वह कितना हो रहा है? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ हो गया, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ये याद रखिए, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो फोर्स F/8 हो जाएगा, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा? F/8 हो जाएगा। अब फोर्स बिटवीन डाइपोल डाइपोल, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन डाइपोल डाइपोल, यानी क्या कहने का मतलब है, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन डाइपोल डाइपोल, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल के बीच का फोर्स और पोटेंशियल क्या होगा? ये देखो, ये है डाइपोल मोमेंट P1, ये आपका क्या है? डाइपोल मोमेंट P2। क्यों? यही तो है, डाइपोल मोमेंट P1 है, ये डाइपोल मोमेंट P2 है। ये बताइए, इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई? बोलो भाई, इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये देखिए, इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E इक्वल टू, ये देखिए P1 है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, E इक्वल टू कितना होगा? 2kp1 अपॉन r³। r समझ रहे हैं ना, इनके सेंटर और इनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस। अब बताओ बच्चों, ये जो डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने का मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो अगर ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? U इक्वल टू -P2E cos 0, या U इक्वल टू P2E माइनस P2E कितना हो जाएगा? 2kp1 अपॉन r³, या माइनस 2kp1 P2 अपॉन r³ हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल हो गया। फोर्स क्या हो जाएगा भाई? F इक्वल टू -du अपॉन dr हो जाएगा। ये देखिए, ये फोर्स हो जाएगा। अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर दें तो फोर्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? माइनस, ये देखिए फोर्स मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉल्व करेंगे तो -6kp1 P2 अपॉन r⁴ हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका डाइपोल डाइपोल के बीच का जो फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r/4 होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r/4 होता है। और ये ध्यान दीजिएगा, डाइपोल डाइपोल के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, या U इक्वल टू -2kp1 P2 अपॉन r³ हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल जो है, ठीक है, कल का मतलब कितना तारीख होगा? 23 जुलाई होगा। ठीक है, 23 जुलाई को अब हम लोग क्या है? गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गॉस थ्योरम, और बाकी सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान के उसको क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, संकल्पित रहिए। संकल्प आपका जबरदस्त होना चाहिए, जुनून होना चाहिए आपके अंदर, आत्मविश्वास से आप इस समय भरे होना चाहिए। इस समय आपको आलस्य नहीं आना चाहिए। इस समय आपके रोम रोम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आपको अपना लक्ष्य दिखे। मैं बार बार कहता हूं, परीक्षाएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आपकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे अटल जी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये लोकतंत्र, ये राजतंत्र, ये सरकार, ये जो भारत है वह हमेशा रहना चाहिए। तो परीक्षाएं हों या न हों उसकी चिंता मत करिए, आपकी पढ़ाई क्या है नहीं रुकनी चाहिए। ओके, थैंक यू।